सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाटक के बारे में। इसके अलावा नाटक के तत्व कौन कौन से हैं और प्रमुख लेखक जो है आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर, उन लेखकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे आसान है नाटक। नाटक आप सभी लोगों को समझ में आता है, जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं और अलग अलग पात्र अपना अपना अभिनय का जो रोल होता है वो प्ले करते हैं। और देखिए, नाटक दृश्य काव्य का अंग है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया है। नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय अनुकरण करना होता है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के मानवों के चरित्रों और भावों का अनुकरण किया जाता है, वही नाटक है। नाटक गद्य की वह विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई पिक्चर कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें कोई हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसके माँ बाप होते हैं, उनके दोस्त होते हैं और वो अपना अपना जो रोल है उसको प्ले करते हैं। सेम वही चीज नाटक में भी है कि आपके सामने वो नाटक प्ले हो रहा है, उसमें अलग अलग पात्र बनाए हुए, जैसे कि आपने स्कूलों में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा नाटक कि किस तरीके से अलग अलग पात्र बनाए गए हैं और सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। और इसमें बीच बीच में गाने, जैसे कि पिक्चर में आप देखते हो, मूवी में बीच बीच में गाना आता है, लोग डांस भी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, संवाद होता है, अलग अलग डायलॉग होता है सबका। तो बस वही सारी चीजें नाटक में भी होती हैं। तो अब देखिए, इसके बाद नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। तो नाटक के तत्वों में आप देखिए, भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है नायक, जिसे हम हीरो कहते हैं। फिर है उसमें रस कौन सा है, यानी कि वीर रस है कि हास्य रस है, यानी कि कोई ऐसी पिक्चर है जो देशभक्ति है, जो देशभक्त वाली मूवी है या वीरों वाली मूवी है, या कोई ऐसी मूवी है जो कॉमेडी वाली है, तो वह हास्य रस में आ जाएगी। फिर है वृत्ति, फिर है कथा वस्तु और फिर है अभिनय। ये 5 चीजें नाटक के तत्व होते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर एकांकी। तो एकांकी वह नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए, उसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं। तो एकांकी के तत्वों में कथा वस्तु, भाषा शैली, पात्र एवं चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य होते हैं। नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है, जबकि एकांकी का अभिनय कम समय तक किया जाता है, क्योंकि जो एकांकी होती है वो उस पूरे नाटक के केवल एक भाग को, केवल एक घटना को दिखाती है। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करें तो वो अलग अलग कांड है, उसमें बाल कांड है, फिर लंका कांड, उसमें बहुत सारे कांड है। तो अगर हम पूरे के पूरे सारे कांड, मतलब जो पूरा का पूरा एक तरीके से हम कहते हैं, अगर इसका कोई नाटक या नौटंकी कोई इस तरीके से रामलीला कर रहा है और उसमें उसका केवल एक पात्र, यानी कि खाली सीता हरण, या फिर ये कहें कि केवल लंका कांड के बारे में दिखा रहा है, तो ये केवल और केवल एकांकी के अंतर्गत आएगा, केवल एक घटना के बारे में अगर दिखाया जा रहा है। नाटक में अंतः कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। तो आप कह सकते हो कि नाटक के अंदर एकांकी को हम रख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो उच्च प्राथमिक स्तर की किताबें हैं, यानी कि कक्षा 6 से 8 की किताबें हैं, उसमें कौन कौन से जो कवि हैं उनके जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। और जयशंकर प्रसाद जी ने जो भी रचनाएं की हैं वो आज बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चलिए, यहाँ पर जितनी भी क्लास 6 to 8 में जो भी कवि हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये आपका 4th सेमेस्टर है, और 4th सेमेस्टर में जब आपकी टीचिंग लगती है, इंटर्नशिप लगता है, तो आपको क्लास 6 to 8 के बच्चों को ही पढ़ाना होता है,
उच्च प्राथमिक स्तर में ही आपकी टीचिंग लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग उसके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ करके जाइए। इसीलिए आपके सिलेबस में सभी कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में दिया गया है, जितने भी उच्च प्राथमिक स्तर की किताबों में है। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो निराला, पंत, महादेवी वर्मा के साथ जयशंकर प्रसाद भी हिंदी साहित्य के छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रसाद, पंत, निराला ये तो छायावाद के कवि थे ही, साथ ही महादेवी वर्मा का नाम भी छायावादी कवियों के बीच में लिया जाता है। तो देखिए इनका जन्म हुआ था कब? 30 जनवरी 1889 को 1889 में। इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1937 में। इनका जन्म स्थान है बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के बनारस में। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और भाषा इनकी जो थी वो खड़ी बोली थी। इन्हें हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी ज्ञान था। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रसाद जी महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार, सफल नाटककार और उपन्यासकार थे। उनकी रचनाएं निम्न है। पहला है काव्य, लहर, झरना, आंसू और कामायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी बुक है। फिर है निबंध, निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध। कहानियों में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल एवं आकाशदीप। फिर है नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब इनके नाटक हैं। तो इनके जो निबंध संग्रह है, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, लहर, झरना, आंसू और कामायनी, इनको आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। और ये कहाँ पर जन्मे थे? तो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा कौसानी गांव में। वास्तविक नाम इनका गुसाई दत्त था। अपना नाम पसंद नहीं था इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। 1961 में इन्हें पद्म भूषण और 1968 में सितंबरा के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन से कवि हैं या लेखक है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युग, वाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत, चिदंबरा। चिदंबरा आप लोग इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद एवं लोकायतन, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कबीरदास के जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा के लेखन में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ था यानी कि बनारस में हुआ था। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था? इनके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं किंतु इनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है किंतु इसकी भी पुष्टि नहीं होती। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में दुविधा बराबर बनी रही है। कबीर ने एकदम सरल शब्दों में राम और रहीम के एक होने की बात कही। कबीर जुलाहे का काम करते थे, वे लिखना नहीं जानते थे। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी या सदुकड़ी भी कहा जाता है। वे बस कहे जाते, उनके शिष्य लिखते रहते, यानी कि वो बस केवल कहते थे। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने दोहे लिखे हैं, जो भी रचनाएं की हैं, ये सब रचनाएं इनके शिष्यों ने लिखा है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, लेकिन इन्हें ज्ञान बहुत था तो इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं को लिखा है।
तो यहाँ पर देखिए एक दोहा इनका, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो दोस्तों यहाँ पर एक दोहा मैं कबीर जी का सुनाऊंगी, आप लोगों ने उसको स्कूल में पढ़ा होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। तो कुछ इस तरीके के इनके दोहे थे जिनको हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो अब चलिए इनकी कुछ रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं बीजक है, साखी है, सबद है, रमैनी है, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। साखी में शिक्षाप्रद बातें हैं, सबद संगीतमय है, प्रेम से भरी इन रचनाओं को आज भी गाया जाता है। रमैनी में दार्शनिक विचार है। अब कबीर दास जी के बाद अब हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो तुलसीदास साधारणतया गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध दोहों और कविताओं के लिए जाने जाते हैं और साथ ही अपने द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस के लिए भी वे संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है। रामचरितमानस का जो हमारे घरों में पाठ होता है, अखंड पाठ होता है 24 घंटे का, उसको किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, और इसी का पाठ हमारे घरों में होता है और यही रामचरितमानस लगभग सभी हिंदू घरों में, हमारे आपके लगभग सभी हिंदू घरों में ये ग्रंथ पाया ही जाता है और सभी लोग इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, रामचरितमानस संस्कृत में रचित है। रामायण में राम के जीवन का देसी भाषा में किया गया अनुवाद है। ठीक है, तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय इस प्रकार है। पूरा नाम इनका गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म संवत 1554 में हुआ था। यहाँ पर संवत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के राजापुर में, ये जन्म हुआ था इनका। इनके पिता का नाम आत्माराम है, इनकी माता का नाम हुलसी है और इनकी शिक्षा बचपन से ही इन्हें वेद, पुराण, उपनिषद की शिक्षा मिली है। फिर है इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। और इनकी मृत्यु संवत 1680 में श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त थे, इसीलिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए तुलसीदास की और अन्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी तो हमको जानना है। देखिए तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं काफी लोकप्रिय हैं। भाषा के आधार पर इन्हें हम 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है अवधी भाषा में रामचरितमानस, रामलला नाचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, यहाँ पर आप देखिए साहित्य रत्न, वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसने लिखी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। बहुत बार एग्जाम में यही पूछ लिया है कि जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो अब चलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। और हरिवंश राय बच्चन जी आपको पता ही है, ये महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और ये एक लेखक थे और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। तो चलिए हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में जानते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में भी जानते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य एवं काव्य पर शोध किया। वापस आने के बाद इनकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे
और 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। इससे पहले इनको 2 चट्टानें यानी कि कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब यहाँ पर हम कुछ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मधुबाला, फिर है मधु कलश, फिर है निशा निमंत्रण, निशा का मतलब होता है रात, फिर है एकांत संगीत, फिर है सतरंगिणी, फिर है खादी के फूल, फिर है 2 चट्टानें, आरती और अंगारे। ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा इनकी एक कविता है नीड़ का निर्माण, फिर ये बहुत बहुत अच्छी इनकी कविता है और बहुत ही अधिक हम इस कविता को कह सकते हैं कि ओत प्रोत से भरी हुई है। नीड़ का निर्माण, फिर अगर आप चाहते हो इस कविता को देखना तो आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो। हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो कविता है, इसने इतने अच्छे से किसी आम व्यक्ति के जीवन में अगर उसका सब कुछ खत्म हो गया है फिर भी वो कैसे फिर से अपना जीवन शुरू करता है। जैसे कि एक पक्षी होता है, उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया होता है, कोई आंधी आती तूफान आता उसका घोंसला नष्ट हो जाता है, तो फिर से वो उस घोंसले को बनाने की कोशिश करता है और फिर से नए घोंसले के निर्माण में लग जाता है। तो बस यही है ये कविता, और ये कविता बहुत बहुत अच्छी है। जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ वाकई में इस कविता में इन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी व्यथा लिखी है। इसके बाद दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था और ये बस्ती जिले के शान भी है, जिसको हम कह सकते हैं, चूंकि हम लोग भी इसी जिले से हैं तो हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जिले से हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छे आलोचक थे, इन्होंने बहुत सारे निबंध संग्रह भी लिखे हुए हैं और इनके गाँव में इनके नाम से एक पुस्तकालय भी बनवाया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम इनके जीवन के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो समस्त परिवार मिर्जापुर में आकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, इनकी माता का देहांत हो गया। शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण न मिल सका। किसी तरह उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया, यानी कि इनको हार्ट अटैक आ गया था, इस वजह से इनका देहांत हो गया था। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन हुआ था। इनकी रचनाओं में सबसे पहले इनकी जो मौलिक कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आलोचनात्मक ग्रंथ सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं। इन्होंने ये बहुत अच्छे आलोचक थे और इन्होंने सभी की आलोचना की है, आप देख सकते हो। फिर है निबंध ग्रंथ इनके चिंतामणि। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि चिंतामणि निबंध किसने लिखा है, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। मित्रता, क्रोध, ये सब इनके निबंध संग्रह है। फिर है ऐतिहासिक ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इनकी अनुदित कृतियां शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। मेगस्थनीज का भारत वर्षीय वर्णन, ये भी इन्होंने लिखा है। फिर है संपादित कृतियां कौन कौन सी हैं, तो संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली उल्लेखनीय है। इसके बाद अब हम आएंगे दोस्तों सूरदास जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी आप सभी लोगों को पता है, इन्होंने सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। उनके बचपन की झलक के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। किस तरीके से भगवान जब छोटे थे कैसे कैसे उनको उनकी जो माता जी थी किस तरीके से उनको सजाती थी, किस तरीके से उनके हाव भाव थे, कैसे उनके बालों की लटें थी, किस तरीके से वो चलते थे, कैसे माँ यशोदा उनके जो छोटे छोटे माखन चोरी वाला काम करते थे कितना परेशान होती थी उससे। ये सारी छोटी छोटी इन्होंने इतना डिटेल में इन सारी चीजों का वर्णन किया है कि जब हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक स्थान पर सन 1478 में माना जाता है और इनकी मृत्यु
का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर माना जाता है। इन्हें लोक जन्मांध भी मानते हैं। श्याम सुंदर बाबूदास ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन इन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। सूरदास यानी कि जो देख नहीं सकते, तो ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर बाबूदास है उन्होंने कहा है कि अगर वो देख नहीं सकते तो इतने अच्छे से किसी के भगवान के बालों की लटें कैसी लग रही हैं। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखा है, कमर में करधन पहन रखा है, और उनका जो मुख है वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता वो इस तरीके की रचनाएं कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर श्याम सुंदर बाबूदास ने ये चीज कही है। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भी नाथ मंदिर में कीर्तन करने के रूप में नियुक्त कर दिया था। उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। इनकी रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो प्रमुख हैं। अब आते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जैसे ही हम नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में कहानी आती है पंच परमेश्वर, जो कि कक्षा 5 की हिंदी की किताब में है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर के निकट लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लमही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद और नायाब राय के नाम से अधिक जाना जाता है। प्रेमचंद जी का बचपन काफी कष्टमय बीता। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया, जो कि सफल नहीं हुआ। बाद में इन्होंने शिवरानी देवी के साथ विवाह किया, जिनसे इनकी 3 संतानें हुई। तो प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं। इनके लेखन की शुरुआत 1901 में हुई। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया था। इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, जो कि अधूरा रह गया था, और इसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पहले इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उपन्यास में है गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन आदि। फिर है कहानी। कहानी में नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, कफन, बड़े घर की बेटी, ये सब इनकी कहानियां हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि प्रेमचंद जी की गोदाम, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, ये सब इनके उपन्यास हैं, और ये इतने प्रसिद्ध हैं कि बार बार प्रेमचंद जी की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, 2 बेटों वाली विधवा, कफन, बड़े घर की बेटी, ये सब इनकी कहानियां हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 में वकालत छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1950 से 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। इनका निधन 28 फरवरी 1963 में हुआ था। तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, आपको पता है। और इनकी रचनाएं हैं जिनमें आत्मकथा, चंपारण, सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में आदि प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने देशभक्ति के जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसीलिए इनकी जो मोस्टली जो रचनाएं हैं वो देश की आजादी में जो भी चीजें हो रही थी, जो घटनाएं हो रही थी, उन्हीं पर इनकी रचनाएं आधारित हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह के बारे में, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपका लेखक वाला चैप्टर था ये खत्म हो जाएगा। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनके लगभग 1 दर्जन निबंध हैं, रोचक और आकर्षक हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में प्राय नीरसता थी, लेकिन पूर्ण सिंह ने भाषा को नया रूप दिया, और विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। इनका निधन सन 1931 में हुआ था। अब इनकी रचनाओं में देखिए, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और आचरण की सभ्यता ये इनका प्रसिद्ध निबंध है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
तो इस तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पर रचनाएं, कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में मैंने टोटल बता दिया, उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया। तो ये जो पूरा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सारे के सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के नोट्स या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको डाउनलोड करने के बाद सारी की सारी चीजें वहां पर, हर एक सेमेस्टर के नोट्स आपको वहां पर दिखेंगे। आपको जिस सेमेस्टर का पढ़ना है, जैसे कि आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपको 4th सेमेस्टर ही पढ़ना है, तो 4th सेमेस्टर की कोर्सेज को आप ले सकते हो। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7705 95 45 49। कोई भी डाउट हो तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और कोई भी डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।